ओके दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पावर फैक्टर के बारे में बताऊंगा। पावर फैक्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही बेसिक टर्म्स है और इसके बारे में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पावर फैक्टर के बारे में नहीं जानते हैं तो इट इज़ सिमिलर टू लाइक दैट कि आप गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, गाड़ी चलाने जा रहे हैं और आपको ये नहीं मालूम कि गाड़ी पेट्रोल से चलती है या पानी से चलती है। ठीक है। सो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसके बारे में बताऊंगा और आपने एक ही बार ये वीडियो देखना है एंड थ्रू आउट द लाइफ यू विल हैव ए वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ द पावर फैक्टर। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में एक एनर्जी सोर्स होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है और एक लोड होता है। लोड जो है एनर्जी को कंज्यूम करता है। अब लोड का कंज्यूमशन के अकॉर्डिंग हमें जो है अप्लाइंसेस का आउटपुट मिलता है। जैसे फ़ैन घूमता है, लाइट जलती है, वॉशिंग मशीन चलती है। इट इज़ सिमिलर टू लाइक दैट। सो एक सोर्स है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है और लोड उसे कंज्यूम करता है। जैसे हम लोड को सोर्स के साथ जोड़ते हैं तो इसमें करंट फ्लो होने लग जाती है। ओके दोस्तों, नाउ लोड जो है ना तीन टाइप का हो सकता है, या तो रेसिस्टिव होगा, या तो इंडक्टिव होगा और या तो भी कैपेसिटिव होगा। अगर लोड रेसिस्टिव है, जैसे कि पानी गर्म करने वाली जो रॉड होती है वो एक ऑलमोस्ट रेसिस्टिव लोड है, या जो आयरन होता है, जो प्रेस होती है हमारी, जिस पर कॉइल नहीं है, प्लेट होती है जिसमें, तो वो एक प्रकार से रेसिस्टिव लोड है। और तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर रेसिस्टिव लोड है उस कंडीशन में वोल्टेज और करंट एक ही फेज़ में होते हैं। मतलब वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगी, वोल्टेज कम होगा तो करंट कम होगा सर्किट में। ठीक है ना। सो वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज़ डिफरेंस है वो जीरो होता है। अगर इंडक्टिव लोड होगा, इंडक्टिव लोड उसे बोलते हैं जिसमें कॉइल होता है, जैसे जैसे मोटर हो गया, मोटर में कॉइल होती है, फ़ैन में कॉइल होती है, वॉशिंग मशीन घूमती है ना तो उसके अंदर मोटर होती है, तो उसमें तो जितने भी कॉइल वाले लोड होते हैं उनको इंडक्टिव लोड बोलते हैं। तो इंडक्टिव लोड अगर हमने लगाया उस कंडीशन में वोल्टेज और करंट के बीच में ना 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। इस तरह से होता है कि करंट 90 डिग्री पीछे होती है इसमें, तो इसमें फेज डिफरेंस पाई/2 का हो गया। इसी तरह से अगर हम कैपेसिटिव लोड लगाएंगे, घरों में जनरली कैपेसिटिव लोड होता नहीं है बट इट एग्जिस्ट, कि अगर हम किसी सर्किट में कैपेसिटर लगाएंगे तो वो कैपेसिटिव लोड हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, बट इसमें करंट 90 डिग्री आगे होती है। सो इस कंडीशन में फेज डिफरेंस इज इक्वल टू पाई/2। ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि ना तो कोई लोड प्योरली रेसिस्टिव होता है, ना ही प्योरली इंडक्टिव होता है, ना ही प्योरली कैपेसिटिव होता है। इट इज़ द मिक्सर ऑफ ऑल दोज। तो इसको हमने इस तरह से यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है कि लोड के रेसिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड के बजाय हमें जो प्रैक्टिकली जो मिलता है वो रेसिस्टिव इंडक्टिव मिलता है। मतलब कोई लोड ऐसा होगा, जैसे कॉइल है, मोटर है सपोज, तो मोटर इंडक्टिव लोड तो है बट उसमें कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस रहता है, इसीलिए उसको हम RL लोड बोलते हैं। तो इसी तरीके से जो रेसिस्टिव लोड है उसमें कुछ ना कुछ इंडक्टेंस रहता है, तो उसको हम उस तरह से RL लोड बोलते हैं। इसी तरह जो कैपेसिटिव लोड होगा उसमें भी कुछ ना कुछ एलिमेंट जो है ना रेसिस्टिव होता है, तो इसलिए हम उसको RC लोड बोलते हैं। क्योंकि कैपेसिटिव लोड घरों में बहुत कम होता है या होता ही नहीं है, तो इसीलिए हमारा ज़्यादा फोकस जो है ना RL टाइप के लोड पर रहेगा। प्रैक्टिकली यू शुड हैव अ वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ RL लोड, क्योंकि 99% आप इसी से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो आप, जैसे मैंने क्या बताया कि RL लोड के केस में क्या होगा, वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, वोल्टेज V ये है। अब जो करंट है ना वो तो ना तो 90 डिग्री पीछे होगा क्योंकि ये इंडक्टिव लोड नहीं है प्योरली, और ना ही वोल्टेज के फेज में रहेगा, ये बीच बीच में रहेगा, 5 डिग्री पीछे रहेगा, ना तो 90 डिग्री पीछे ना तो 0 डिग्री पीछे, 5 डिग्री पीछे रहेगा, क्योंकि इट इज़ द मिक्सर ऑफ रेसिस्टर और इंडक्टर। इसी तरह से अगर RC लोड के केस में कैपेसिटर 90 डिग्री आगे जाना था कैपेसिटर के केस में, और रेजिस्टेंस के केस में यहाँ बीच वोल्टेज के फेज में रहना था, तो लेकिन चूँकि ये मिक्सर ऑफ रेजिस्टेंस इसलिए ये करंट जो है ना 5 डिग्री आगे होती है, ना तो 90 डिग्री और ना ही 0 डिग्री। दैट इज़ वाई इन बोथ द केसेस दिस फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज नॉट नाइदर 0 डिग्री नॉर 90 डिग्री। सो इट इज़ लाइंग बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। ठीक है। सो अभी हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमारा जो जनरली रेसिस्टिव इंडक्टिव लोड है उसके केस में वोल्टेज और करंट के बीच में 5 डिग्री का फेज डिफरेंस है। करंट जो है 5 डिग्री पीछे रहेगा। ठीक है। नाउ अभी क्या होता है, इन जनरल अभी हमें यहाँ क्या पता चला कि लोड के अकॉर्डिंग वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस होगा। तो जितना फेज डिफरेंस होगा उसका कोसाइन जो होता है उसको हम पावर फैक्टर के रूप में
रिप्रेजेंट करते हैं। तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस ऑफ फाई। अगर हम वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस फाई मानते हैं तो कॉस ऑफ फाई होता है, उसको बोलते हैं पावर फैक्टर। मतलब दूसरे टर्म्स में यूँ कह सकते हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है उसको हम डिग्री में न रिप्रेजेंट करके उसको जो है ना कोसाइन के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस ऑफ फाई के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अब डिग्री में जो फेज डिफरेंस है वोल्टेज और करंट के बीच में कितना हो सकता है, या तो 0 डिग्री हो सकता है या तो 90 डिग्री हो सकता है। तो मैक्सिमम 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा या मिनिमम जो है 0 डिग्री फेज डिफरेंस। तो अगर 0 डिग्री का फेज डिफरेंस है तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1। और अगर 90 डिग्री फेज डिफरेंस है तो कॉस 90 की वैल्यू 0, तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू 0 हो गया। इस तरह से पावर फैक्टर की वैल्यू 0 से और 1 के बीच में होती है, रैदर देन वी मेजरिंग द फेज डिफरेंस 0 to 90 डिग्री। तो हम 0 से 90 डिग्री का फेज डिफरेंस को कंसिडर नहीं करते, हम पावर फैक्टर को जो है 0 से 1 के बीच में कंसिडर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है किसी भी सिस्टम का जो पावर फैक्टर होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। कैसे, वो हम इस टेबल में डिस्क्राइब करते हैं। देखो, सपोज करो रेसिस्टिव लोड है तो वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस 0। जिस तरफ वोल्टेज है उसी तरफ करंट भी है, तो इनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो फेज डिफरेंस 0 डिग्री हो गया, तो पावर फैक्टर कितना हो गया, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो पावर फैक्टर 1 हो गया। मतलब रेसिस्टिव लोड के केस में पावर फैक्टर 1 हो गया। इसी तरह से RL लोड होगा तो उसमें करंट क्या होगी, 5 डिग्री पीछे होगा, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, 5 डिग्री। सपोज करो 30 डिग्री हो गया, 40 डिग्री, तो इसका पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस 30 की वैल्यू 0.8। इसी तरह से RLL, मतलब अब इंडक्टेंस बढ़ रहा है, ज़्यादा इंडक्टर है इसमें, तो करंट और पीछे हो गई 5 डिग्री। सपोज 5 डिग्री 45 डिग्री, तो पावर फैक्टर की वैल्यू 0.7। इसी तरह से RLL और ज़्यादा इंडक्टिव हो गया लोड, ज़्यादा इंडक्टिव लोड हो गया तो 5 डिग्री और ज़्यादा होता जाएगा, 60 डिग्री हो गया, 0.5 है देखो। और यहाँ पर जब इंडक्टेंस फुल हो जाता है, प्योरली इंडक्टिव लोड है, तो फाई का वैल्यू जो है 90 डिग्री हो गया, तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे जैसे लोड इंडक्टेंस बढ़ता जा रहा है तो वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, तो फेज डिफरेंस बढ़ता जा रहा है और पावर फैक्टर कम होता जा रहा है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे लोड इंडक्टिव लोड बढ़ता जाता है पावर फैक्टर कम होता जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंडक्टिव लोड मतलब मोटर वाला। सपोज करो आपके घर में ज़्यादा मोटर है या किसी इंडस्ट्री में मोटर, जितनी ज़्यादा मोटरें ऑन होती रहेंगी उसका इंडक्टेंस उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा और पावर फैक्टर कम 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 होता जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं RC के केस में, इसमें भी करंट और वोल्टेज के बीच में 5 डिग्री का फेज डिफरेंस है, पर करंट आगे है, यहाँ पे पीछे नहीं है। तो सपोज 30 डिग्री है तो 0.8 वैल्यू। इसी तरह से अगर प्योर कैपेसिटिव लोड है तो करंट 90 डिग्री आगे होगी, तो वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस, तो कॉस 90 0। तो कहने का मतलब ये है कि प्योर कैपेसिटिव के लोड में पावर फैक्टर 0, प्योर इंडक्टिव के लोड में पावर फैक्टर 0 और प्योर रेसिस्टिव में पावर फैक्टर 1 होता है। ठीक है, सो ये फ़र्क हो गया। अब आपका लोड कुछ भी हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग पावर फैक्टर चेंज होता रहेगा उस सिस्टम का। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि भाई पावर फैक्टर चेंज होने से क्या फ़र्क पड़ता है, होने दो, उसकी वैल्यू 0 है चाहे 1 है, हमें क्या लेना देना। नहीं, इसका फ़र्क पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ता है वो हम यहाँ पर समझेंगे। कैसे इसका फ़र्क पड़ता है उसको बात समझने से पहले हम पावर फैक्टर को एक दूसरे टर्म में समझते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में समझते हैं। ये तो हमने टेक्निकल तरीके से समझा है पावर फैक्टर को। प्रैक्टिकल तरीके से कैसे समझेंगे कि सपोज करो ये सोर्स है, ये इसको एनर्जी दे रहा है, लोड को एनर्जी प्रोवाइड, ये V वोल्टेज दे रहा था, जैसे हमने लोड कनेक्ट किया इसमें करंट फ्लो होने लग गई। तो ये सोर्स इसको कितनी पावर दे रहा है, V इंटू आई, जितनी वोल्टेज है इसके अक्रॉस और जितनी करंट फ्लो हो रही है V इंटू आई पावर दे रहा है। लेकिन सपोज करो कि ये लोड जो है ना RL लोड है, इसमें इंडक्टेंस भी है। अगर इंडक्टेंस भी है इसमें तो करंट क्या होगा, 5 डिग्री पीछे होगा, करंट 5 डिग्री पीछे है, 5 डिग्री पीछे। तो वोल्टेज के इन फेज में कितनी करंट हो गई, I cos फाई। तो करंट यहाँ कितनी हो गई, I cos फाई और V ये हो गया, तो टोटल पावर यहाँ कंज्यूम कितनी हो गई, VI cos फाई हो गया। इसका मतलब ये होगा कि जो VI पावर आ रही है इसमें से सिर्फ लोड जो है ना VI cos फाई पावर को कंज्यूम करेगा, और बाकी पावर कहाँ जाएगी, बाकी पावर वो रिटर्न पाथ से वापस चली जाएगी। तो जो रिटर्न पाथ से वापस जो पावर चली जाएगी उसको हम रिएक्टिव पावर बोलते हैं। वो होगा I का ये वाला कंपोनेंट I sin फाई, V इंटू आई साइन फाई। तो एज ए होल हम ये कह सकते हैं कि
जो लोड है ना, वो जो पावर कंज्यूम कर रहा है उसको हम वी आई कॉस फाई के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, और जो पावर रिटर्न हो जाती है बैलेंस पावर उसको हम वी आई साइन फाई में से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से हमारे पास इस सिस्टम में तीन टाइप की पावर होगी। पहली जो सोर्स प्रोवाइड कर रहा है वी आई, दूसरा जो लोड कंज्यूम कर रहा है वी आई कॉस फाई, और तीसरा जो लोड ने वापस भेज दी कि भाई मुझे नहीं चाहिए तो वी आई साइन फाई। तो जो सोर्स जो पावर प्रोवाइड कर रहा है इसको बोलते हैं एपरेंट पावर। तो एपरेंट पावर पी इज इक्वल टू वी आई। जो लोड कंज्यूम कर रहा है वी आई कॉस फाई इसे बोलते हैं एक्टिव पावर, और जो पावर वापस चली जा रही है उसे कहते हैं रिएक्टिव पावर। तो दिस पावर इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इनके बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, इसीलिए इनके बीच में पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरसली कनेक्टेड होते हैं, एल्जेब्रिकली कनेक्टेड होते हैं। मतलब एक्टिव दिस एपरेंट पावर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस apparent power is equal to अंडर रूट ऑफ दिस एक्टिव पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख देते हैं एपरेंट पावर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्टिव पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का। इन तीनों का पावर के बीच में ये रिलेशन होता है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे ध्यान में रखिए। पावर फैक्टर का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कि भाई ये जो सोर्स ने जितनी पावर दी उसमें से कितनी पावर लोड ने कंज्यूम करी, उसको भी पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो उसको कैसे निकालेंगे, पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड डिवाइडेड बाय पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स। सपोज करो ये 100 पावर दे रहा है और ये 20 पावर कंज्यूम कर रहा है, 80 वापस दे रहा है, तो 20/100 ये पावर फैक्टर हो गया। सपोज करो ये 100 पावर दे रहा है और ये जो है 40 पावर कंज्यूम कर रहा है, 60 जो है वापस भेज रहा है, तो 40 डिवाइडेड बाय 100 ये तरह पावर फैक्टर हो गया। यूँ कह सकते हैं कि ये पावर जो है हमारी एक्टिव पावर है और ये एपरेंट पावर, तो एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर, दिस इज ऑल्सो द पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर ये बताता है कि दी हुई पावर में से कितनी पावर को लोड कंज्यूम कर रहा है, ये एक्चुअली पावर फैक्टर हो गया प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में। ठीक है, सो अभी क्या होता है, अगर ये जो पावर आ रही है ये दो भागों में डिवाइड हो रही है, एक पोर्शन ये जो पावर कंज्यूम हो रहा है, एक पोर्शन ये जो पावर रिटर्न हो रहा है। अब कितनी पावर कंज्यूम होगी ये डिपेंड करता है कि लोड आपका किस टाइप का है। अगर लोड प्योरली रेसिस्टिव है तो पूरा का पूरी पावर यहाँ कंज्यूम हो जाए वी आई कॉस फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो वी आई हो जाएगा, रिटर्न पावर कुछ नहीं होगा। अगर जैसे जैसे इसमें इंडक्टेंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इसमें इंडक्टेंस बढ़ता जाएगा तो वी आई कॉस फाई की वैल्यू कम होती जाएगी। अगर ये पावर कम होगी तो बाकी पावर कहाँ जाएगी, वापस चली जाएगी। तो जैसे जैसे ये इंडक्टिव बढ़ता जाएगा, इंडक्टिव लोड बढ़ता जाएगा, पावर कंज्यूमशन कम होता जाएगा और रिटर्न पावर बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख लो कि अगर इंडक्टिव लोड बढ़ता है तो पावर फैक्टर कम हो जाता है, तो ये पावर कम हो जाती है, ये पावर जाती। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर किसी सिस्टम का पावर फैक्टर कम है ना, किसी सिस्टम का पावर फैक्टर कम है तो वो कम पावर कंज्यूम करेगा, ज़्यादा पावर वापस भेजेगा। ठीक है, सो इससे क्या होगा, इसको दूसरी तरीके से और हम समझते हैं। ये सोर्स है, ये लोड है, इसको हमने इससे जोड़ा, लोड रेसिस्टिव लोड है, तो जितनी पावर ये दे रहा था पूरी की पूरी पावर इसने कंज्यूम कर दी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, रेसिस्टिव। लेकिन अगर आर एल लोड होगा तो क्या होगा, जितनी पावर ये यहाँ इसको दे रहा है उसमें से कुछ पावर वापस चली जाती है, बाकी पावर ये कंज्यूम कर लेता है। अगर पावर फैक्टर कम हुआ, अगर रेसिस्टिव है तो कोई दिक्कत नहीं, जितनी पावर इसने दी इतनी पावर कंज्यूम कर दी, ख़त्म कहानी। क्योंकि रेसिस्टिव पावर में कॉस फाई की वैल्यू 1 होती है, तो वी आई यहाँ हो गया, और यहाँ पर कॉस फाई की वैल्यू 0 तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये पावर 0 हो जाती है, मतलब टोटल पावर यहाँ कंज्यूम हो गई। तो लेकिन अगर इंडक्टिव लोड होगा तो फिर ये पावर डिवाइड होती जाएगी। अब होता क्या है, अगर आप ये सपोज करो हाईली इंडक्टिव लोड हो गया, तब ये पावर कंजम्पशन बहुत कम होगा, रिटर्न पावर ज़्यादा हो जाएगी। भाई अभी इसका इफेक्ट क्या होगा, इससे होगा क्या, अगर पावर फैक्टर कम हो गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, उसका फ़र्क ये पड़ेगा कि भाई सबसे पहले ये कि लाइन लॉसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। भाई यहाँ से पावर इधर जाएगी, इसने थोड़ी सी पावर कंज्यूम करी, बाकी पावर वापस भेज दी, तो भाई करंट यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से वापस आएगी, तो लाइन लॉसेस नहीं बढ़ रहे ज़्यादा। लाइन लॉसेस जितनी ज़्यादा लंबा ट्रैवल करेगा करंट पे उतनी ज़्यादा लॉसेस बढ़ेंगे। अब इस लॉसेस को भरपाई कौन करेगा, ऑब्वियसली बिजली विभाग तो करेगा नहीं, ऑब्वियसली वो कंज्यूमर के ऊपर डालेगा लोड, तो कंज्यूमर को ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो पहला तो लॉसेस हुए, सबसे पहले नुकसान तो ये हो गया, अगर आपने पावर फैक्टर को कम किया, आपने ज़्यादा मोटर ऑन कर दी, इंडक्टिव लोड ज़्यादा बढ़ा दिया,
तो क्या होगा, रिटर्न पावर ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से लॉसेस ज़्यादा हो जाएंगे। लॉसेस ज़्यादा हो जाएंगे तो आप पावर कंज्यूम कम कर रहे हैं और बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है आपका, क्योंकि बिजली विभाग आपसे पावर पूरी पावर के पैसे लेगा कि भाई जो है मैंने तो इतनी पावर भेजी थी, अब आपने कम कंज्यूम करी, उससे मैं क्या करूँ पावर, क्योंकि आपने बेवजह जो है मेरा लॉसेस भी बढ़ा दिया। ठीक है, तो पहला नुकसान ये होता है कि इसमें जो है ना लॉसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा ये होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आता है। तीसरा ये होता है कि रेगुलेशन नहीं हो पाता इस वोल्टेज का, क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों आउट ऑफ फेज़ में रहते हैं, दोनों आउट ऑफ फेज़ में रहते हैं, इसलिए एक को कंट्रोल करता है दूसरा कंट्रोल नहीं होता, तो टोटल पावर का रेगुलेशन नहीं हो पाता है। तो ये तीन बड़े डिसएडवांटेज होते हैं अगर आपका पावर फैक्टर कम हुआ तो। पावर फैक्टर कम हुआ कहने का मतलब है कि अगर आपने इंडक्टिव लोड ज़्यादा बढ़ा दिया तो ज़्यादा मोटर ऑन नहीं करना घर में, ज़्यादा मोटर ऑन करें तो आपका पावर फैक्टर कम हो जाएगा। पावर कम हो जाएगा तो आप नुकसान में रहेंगे, आपको बिजली का बिल ज़्यादा देना पड़ेगा और आपका पावर कंजम्पशन कम है। ठीक है, तो अगर पावर फैक्टर कम है तो भाई इसको कैसे ठीक करेंगे। अब मुझे मोटर ऑन करनी है तो करनी है भाई, मुझे फ़ैन ऑन करना है तो ऑन है, मेरे घर में अगर 4 कमरे हैं तो 4 फ़ैन ऑन होने एग्जॉस्ट बाथरूम के एग्जॉस्ट फ़ैन भी ऑन होंगे, अब वॉशिंग मशीन भी चलेगी। अब उनको तो चेंज कर नहीं सकते ना, उनको तो हटा नहीं सकते कि भाई मेरा पावर फैक्टर कम हो रहा है, तो उसको कैसे ठीक करेंगे। उसको ठीक करने का एक और तरीका है, दो तरीके मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये होता है कि कोई भी विभाग ये नहीं चाहता है कि भाई लॉसेस बढ़े। भाई पेमेंट अगर आपको करना पड़ेगा, कंज्यूमर को करना पड़ेगा पेमेंट, तो भी प्रॉब्लम है, कंज्यूमर घाटे में। विभाग ये नहीं चाहता कि आप घाटे में रहें, लेकिन अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो विभाग घाटे में आ जाएगा, ये भी मुश्किल है। तो कोई भी ये नहीं चाहता कि किसी की भी सिस्टम का पावर फैक्टर कम हो। पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं जो विभाग है, अब चूँकि सभी के घरों में इंडक्टिव लोड ज़्यादा होता है, तो इंडक्टिव लोड को काउंटर करने के लिए विभाग जो है ना अपने सोर्स पर ही एक कैपेसिटर लोड लगा देता है, कैपेसिटिव लोड लगा देता है। तो अभी क्या होता है, इंडक्टिव लोड करंट को पीछे करने की कोशिश करता है और कैपेसिटिव लोड करंट को आगे करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से वो काउंटर बैलेंस हो जाता है और करंट जो है ना इन फेज़ में आ जाती है। फिर आपका जो ये 5 डिग्री का डिफरेंस है ना, ये कम हो जाता है। इस तरह से उसको जो है विभाग काउंटर बैलेंस करने के लिए कैपेसिटर बैंक लगा देता है अपने सोर्स में। दूसरा, अगर आपके पास इंडस्ट्री है, आपकी मोटरें ज़्यादा हैं, तो भाई अब विभाग ने पूरा ठेका तो नहीं ले रखा है, सबका जो है पावर फैक्टर को ठीक करता है, फिर एक सीमा तक वो ठीक कर सकता है। अगर आपका पावर फैक्टर एकदम डाउन हो गया, 0.6 से नीचे आएगा, तो विभाग आपको पर पेनल्टी डालेगा कि भाई देखो तुमने पावर फैक्टर बिल्कुल ख़राब कर दिया, मेरा लॉसेस बढ़ रहा है, अब उसको लॉस को कंपनसेट करने के लिए आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये ठीक इसी टाइप से है जैसे कि आपको आटा चाहिए, तो मैंने 100 किलो का आटा की गाड़ी आपके घर में भिजवा दी, आपने 2 किलो लिया और बाकी 98 किलो वापस कर दिया। अरे भाई तो मेरा खर्चा तो पूरा हुआ ना, 100 किलो का आटा भिजवाया और फिर 98 वापस आया, मुझे तो पूरा उसका कंपनसेशन कौन करेगा। आप तो 2 किलो आटा लेके चलेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई जितना आपको चाहिए उतना मुझे बता दो, मैं उतना ही आटा आपके पास भेजूँगा। ठीक है, तो वो इस टाइप से है। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने पावर फैक्टर को इम्प्रूव करो, मैं जितना भेजूँगा उतना आपको लेना पड़ेगा, इस टाइप से है ये बात। ठीक है, सो अभी पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने का जैसे मैंने बताया एक कैपेसिटर बैंक लगाएंगे, सोर्स पे लगाए, लेकिन वो एक सीमा तक ही उस कैपेसिटर लोड लगाते हैं। दूसरा क्या होता है कि आप कंज्यूमर विभाग जो है कंज्यूमर को भी बोलते हैं यार तुम खुद ही एक कैपेसिटर बैंक लगा दो ना अपना, तुम्हारा पावर फैक्टर ठीक हो जाएगा, तुम्हारे बिजली का बिल कम आ जाएगा फिर। ठीक है, अगर आपकी इंडस्ट्री है, मोटर ज़्यादा है, तो मोटर को इंडक्टिव लोड को काउंटर करने के लिए एक सिंक्रोनस मोटर होती है, उसको अगर आप फ्री में चलाएंगे, मतलब विदाउट लोड चलाएंगे, अंडर एक्साइटेशन वोल्टेज, तो वो भी एक कैपेसिटिव लोड की तरह काम करती है। तो कैपेसिटिव इंडक्टिव लोड को काउंटर करने के लिए आपके पास कैपेसिटिव लोड होना चाहिए। कैपेसिटिव लोड होने के लिए या तो आप कैपेसिटर लगाओ, कैपेसिटर बैंक लगाओ, या फिर सिंक्रोनस मोटर को रन करो। इस तरह से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये वोल्टेज था वी वोल्टेज, ये वी वोल्टेज था, और इंडक्टिव लोड होने की वजह से करंट 5 डिग्री पीछे हो गए। देखो इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस आ गया। अब इस फेज डिफरेंस को मुझे कम करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा फेज डिफरेंस होगा उतना आपका पावर फैक्टर कम होगा। मैं इस फेज डिफरेंस को कम करना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने क्या किया, एक कैपेसिटर लगाया, और कैपेसिटर इस तरह से लगाया जो कि करंट को 5 डिग्री आगे कर दिया। अब करंट क्या हो गया, ये इंडक्टिव लोड इसको पीछे करने की कोशिश करेगा, और जो मैंने कैपेसिटिव लोड लगाया उस करंट को आगे करने की कोशिश करेगा। तो करंट जो है दोनों के इन्फ्लुएंस से होते हुए सेंटर में आ जाती है। तो वी और आई के फेज
इन फेज में आ जाती है, तो हमारे पास वी और आई इन फेज में हो जाता है, प्योरली रेसिस्टिव लोड बन जाता है। पावर फैक्टर हमारा 1 हो गया। अभी पावर फैक्टर 1 हो गया तो जितनी पावर विभाग दे रहा है उतनी पावर मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। करेक्ट, बिल्कुल उतना ही बिल आएगा जितना पावर मैं कंज्यूमशन कर रहा हूँ। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर, कि आप कैपेसिटर लगा के इसके करंट को आगे कर सकते हैं। ठीक है, पावर फैक्टर ये फेज डिफरेंस को कम कर सकते हैं, यानी कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। जितना कम होता है कॉस उतने की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो पावर फैक्टर बढ़ता जाएगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, कि आपने एक ऐड देखा होगा आजकल टीवी में और यूट्यूब वगैरह में, एक ऐड आता है कि भाई अपना बिजली का बिल जो है ना 40% तक कम कर सकता है, ये आपने प्लग में लगा दो। और ये एक छोटा सा डिवाइस है वो, एक्चुअल में वो डिवाइस कुछ नहीं है, एक कैपेसिटर लोड है, कैपेसिटिव लोड है वो। देखो किसी भी घर में कैपेसिटिव लोड नहीं होता है, सब जो इंडक्टिव लोड आता है। इतना पक्का है डिवाइस बनाने वालों को पता है कि अगर मैं कैपेसिटिव लोड लगाऊंगा ना तो इनका पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा, इनका बिजली का बिल कम हो जाएगा। इसीलिए उसने क्या किया, उस पर एक कैपेसिटर लगा दिया और उसको आप प्लग में लगा दो, तो वो भी एक प्रकार का लोड है, बट वो कैपेसिटिव लोड है, वो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए है। ये वोल्टेज भी था, आपने मोटरें ऑन करी अपने घर की, करंट पीछे हो गई, करंट को आगे लाने के लिए आपने उस प्लग को लगा दिया, उसने करंट को आगे करने की कोशिश करी। लेकिन अब कैपेसिटिव लोड और इंडक्टिव लोड हमेशा बराबर तो होंगे नहीं, आप एक फ़ैन भी ऑन कर सकते हैं और 4 फैन भी ऑन कर सकते हैं। जब आपने एक फ़ैन और 4 फैन ऑन करके रखा है और आपने एक कैपेसिटिव लोड लगाया, तो कैपेसिटिव लोड तो छोटा सा था, उसने करंट को थोड़ा सा आगे किया। लेकिन यहाँ तो इंडक्टिव लोड की वजह से करंट बहुत पीछे थी, तो ये पूरा काउंटर बैलेंस नहीं करेगा, उसको थोड़ा सा कर पाएगा, तो इसको करंट को उसने थोड़ा सा आगे कर दिया, फेज डिफरेंस और कम हो गया, पहले इसे कम हो गया, तो पावर फैक्टर थोड़ा इम्प्रूव हो गया है। अगर ऐसा भी हो सकता है आपने एक ही फ़ैन ऑन किया और उस डिवाइस को लगा दिया, अब वो डिवाइस तो फिक्स है, उसने क्या है करंट को आगे कर रखा है, लेकिन आपकी करंट जो है एक फ़ैन की होने की वजह से थोड़ा सा ही पीछे थी। तो जब इन दोनों का इंटरेक्शन होगा तो करंट क्या होगा, आगे बढ़ जाएगी, जीरो से भी आगे बढ़ जाएगी आगे, तब भी फेज डिफरेंस रहेगा। तो पावर फैक्टर भले ही इम्प्रूव हुआ है, बट क्या हो गया कि कम इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमें क्या चाहिए कि जो वोल्टेज और करंट के बीच में जितना फेज डिफरेंस है ना, जितना इंडक्टिव लोड है उतना ही कैपेसिटिव लोड भी लगाना है, तभी दोनों जो है एक दूसरे को काउंटर करेंगे और करंट जो है ना वोल्टेज के फेज में आ पाएगी। तो वो जो ऐड है कि आपका बिजली का बिल कम होता है, उसमें एक छोटी सी घुंडी ये है कि आपको ये जानना ज़रूरी होगा वहाँ पे कि कितने कैपेसिटिव लोड का है। तो आपके अप्लायंसेस जो है ना उतने इंडक्टिव लोड के होने चाहिए, तब जाके वो जो है आपका 100% आपको बिजली का बिल को रिड्यूस करेगा। अदरवाइज रिड्यूस करेगा वो, बट उतना इफेक्टिवली नहीं करेगा। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो दोनों बराबर लोड के हों। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑफ द पावर फैक्टर। यहाँ पर मैंने इसको और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करी है कि ये जो फेज़ एंगल है, फेज़ डिफरेंस है वोल्टेज और करंट के बीच में, मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम 90 हो सकता है। तो कॉस फैक्टर, उसका पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो पावर फैक्टर वो 1 से लेकर 0 तो पावर जो लॉसेस हैं ना लाइन के, जब पावर फैक्टर 0 होता है ना उस समय लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो और जब पावर फैक्टर 1 होता है, इसीलिए हम पावर फैक्टर को ना 1 की तरफ लाने की कोशिश करते हैं। पावर फैक्टर 1 की तरफ लाने की कोशिश का मतलब है कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है ना वो कम करना चाहिए हमें, 90 से कम, जितना कम होगा उतना पावर लाइन लॉसेस कम होंगे। लाइन लॉसेस कम होंगे तो ऑब्वियसली आप उतना ही बिजली का बिल पे करेंगे जितनी आपका लोड जो है कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, सो दिस वाज, ये हमने फेजर डायग्राम से इसको दिखाने की कोशिश करी है कि किस तरह से वोल्टेज और करंट रेशियो लोड में इन फेज में होता है। ठीक है, और जब इंडक्टिव लोड बढ़ता है तो करंट जो है 90 डिग्री पीछे हो जाती है। अगर ये आरएल लोड है, रेजिस्टेंस और इंडक्टर लोड है, तो करंट जो है थोड़ा सा पीछे होगी इसी तरह से। तो ये है, और जब कैपेसिटिव लोड होगा तो करंट 90 आगे की तरफ लोगे। तो द थिंग ओनली इन दैट कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है उसका जो कोसाइन है दैट इज मेनली द पावर फैक्टर। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑफ द पावर फैक्टर, एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस. Till then, goodbye.